हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी अल्फा। माय नेम इज शिवेंदु ओजस्वी। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के फिजिक्स का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज से कंटिन्यू हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के एनसीईआरटी सॉल्यूशन को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है ऑफलाइन क्लासेज में। मैं देखता हूं बच्चे पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सारी बातें हमें समझ में आ जाती है। तो आज के बाद से बच्चे आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपके साथ हैं। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से एकदम बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन करके देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ इंफॉर्मेशन आप देख लें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का बेसिक इंफॉर्मेशन ये है बच्चे कि क्लास 12 के बच्चों के लिए सैटरडे, थर्सडे और ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन क्लास आपको रिकॉर्डेड मोड में देखने को मिलेगा इस चैनल पर। इसके साथ साथ यदि आपके भाई बहन कोई 10th 11th में पढ़ते हो तो उन्हें भी बताइए कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे इन 3 दिनों में स्टडी अल्फा यूट्यूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट के बहुत ही शानदार तरीके से क्लासेस देखने को मिलेंगी, है ना। तो उन्हें भी बताइए, वो भी देखें, वो भी इसका फायदा उठाएं, और आपका इस तरह से प्यार और सपोर्ट मिलता रहे बच्चे। हम पूरी जी जान लगाकर कोशिश करेंगे कि बच्चों को बहुत सही तरीके से क्लासेस देखने को मिले, पढ़ाई में बहुत मदद हो सके। संडे में बच्चे हमने क्लास अरेंज किया है आपके लिए, जिसमें डाउट्स क्लास और साथ ही साथ हम बच्चों के लिए पीवाईक्यूज भी लेकर आएंगे हर एक चैप्टर पे डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। तो अभी बच्चे हम शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। इसके कुछ दिनों बाद ही, जल्द ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज भी। जब आपके प्री बोर्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके जब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे परेशान प्रेशर में रहते हैं इस बात के लिए कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करें सर, कैसे करें सर, यहां डाउट्स है, उस क्वेश्चन में डाउट्स हैं। तो कंप्लीट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चैनल पे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको केमिस्ट्री का भी, आपको बायोलॉजी का, मैथ्स के सभी सब्जेक्ट के भी पीवाईक्यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए जाएं। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर बच्चे आप आज के लेक्चर का पीडीएफ देखना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें और यहां से सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ आप क्लास के साथ साथ डाउनलोड करते चलें। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं आज का लेक्चर। जो है बच्चा, ये हमारा चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। क्या है सर? पार्ट 1। सर क्यों कहा आपने इसे पार्ट 1? क्योंकि बच्चे आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन चैप्टर 1 के। ठीक है, अगर बच्चे हम ले क्वेश्चन कंप्लीट, कि सर आपने तो कहा कंप्लीट एनसीईआरटी, अगर बच्चा हम एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे इसमें साथ साथ, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि आपको परेशानी उठानी पड़े। इसीलिए हमने क्या किया, वीडियो को 2 पार्ट में रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। ठीक है, पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यस सर, ठीक है बच्चे, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन एवरी सेकेंड। क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर बच्चा मान लीजिए एक बॉडी ए है और एक दूसरी बॉडी है बी, तो इलेक्ट्रॉन जो है ए से निकलकर बी में जा रही है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है बच्चे? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहा है। और कितने सेकंड में? सर हर एक सेकंड में। सर एवरी सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है ए से बी पे। क्या पूछा है क्वेश्चन में? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी, यानी कितना टाइम लगेगा। क्या पूछा इसने? कितना टाइम लगेगा अगर हम ये माने कि बी बॉडी पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है 1 कूलम। अच्छा सर, कैसे निकालेंगे? अब देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2 बॉडीज हैं ए और बी। ए से चार्ज निकल के जा रहा है बी में, 10 to the power 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। तो बताइए बी पर 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट होने में, एक्यूमुलेट होने में
कितना टाइम लगेगा। तो कैसे करेंगे सर? देखो बहुत सिंपल है, हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आपके लिए लगाया है जो बहुत ही टिपिकल तरीके से एनसीईआरटी सॉल्व करके हमें देती है। देखना कितना आसान है, हम बिल्कुल आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा। देखो सबसे पहले मैं ये कहूं कि अगर 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सर 10 टू दी पावर 9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं चार्ज की, कितने चार्ज होंगे, तो सर n को e से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल, n कितना है 10 टू दी पावर 9, e की वैल्यू कितनी होती है सर 1.6 10 टू दी पावर -19। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग तो 1.6 तो 1.6 ही रहेगा, क्योंकि 10 टू दी पावर 19 में से हम लोग 10 टू दी पावर 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा 10 टू दी पावर -10 कूलम। यानी हमने क्या पता कर लिया, 1 सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ए से बी बॉडी पे, कितना हो रहा है बेटा सर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम। ठीक है, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि टी सेकंड में कितने टके टाइम में, मान लेते हमें कि t इज इक्वल टू टी सेकंड में टोटल 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ये कहा गया है ना हमसे, हमें पूछा गया है टाइम बताइए, तो हमने क्या माना t इज इक्वल टू टी सेकंड में 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होता है। तो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम कैसे लिख सकते हैं सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। यस सर, तो हम इसको ऐसे लिखे टी सेकंड में जो है 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ। हाँ सर, तो इसको बेटा ऐसे लिखा जा सकता है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -10 कूलम चार्ज हो जाएगा, सॉरी इतना सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम निकाल रहे हैं ना, इतना सेकंड हो जाएगा। अगर बेटा इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो कितना आएगा सर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर -9 सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 6.25 अच्छा सॉरी ये तो प्लस में आ जाएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए था, क्योंकि देखो यहाँ पे ये माइनस में, ईपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सर इतना सेकंड हो गया। अब बेटा अगर आप चाहते हो कि इसे हम कन्वर्ट कर ले ईयर में, तो अब आराम से आप डिवाइड कर दें, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ईयर में भी, क्योंकि आप सेकंड को पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर आवर में, फिर चाहे तो आप जो है मंथ में, फिर ईयर में, जैसे आप कन्वर्जन चाहें डिवाइड करते करते कर लेंगे। एनसीईआरटी ने यही करके हमें दिखाया है। एनसीईआरटी ने देखो यहां पर तो ये सॉल्यूशन एज इट इज वैसे ही किया जैसे हमने करके दिखाया आपको। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 और इसको डिवाइड करके इन्होंने निकाल दिया कितना कि 198 ईयर लग जाएगा अगर हम चाहते हैं कि ए से बी पर 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो। कितने टाइम में, 1 सेकंड में 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर तो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था बेटा, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। बहुत सही है, बिल्कुल, है ना, मजा आ गया, बिल्कुल आसान था। यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बट ये भी बहुत आसान है। देखो क्या कहा गया है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। आपसे पूछा है कि अगर मान लीजिए कि ये एक कप है बेटा, अगर ये एक कप है ना, अगर ये एक कप है तो आप बताइए इस कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। कैसे पता कि इस कप में कितना वाटर है ना, तो हमें तो ये नहीं पता कि इस कप में कितना वाटर है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो एनसीईआरटी ये कहती है कि आप एग्जाम्पल मान लीजिए कि इस कप में 250 ग्राम वाटर है। कितना है, 250 ग्राम वाटर है इसमें। तो ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, ये गिवन नहीं है हमें कि 250 ग्राम वाटर है, तो बताइए। तो ये एनसीईआरटी ने भी अज्यूम किया है, हम भी एज इट इज अज्यूम कर लेते हैं। अब देखो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल सी बात बताइए। सबसे पहले आपने ये एनसीईआरटी, आपने बेसिक केमिस्ट्री ये पढ़ा होगा कि अगर हम ये माने बेटा H2O है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं सर, यहां पर 2 जो है हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो बेटा अगर मॉलिक्यूलर वेट लिखे हम तो कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे, क्योंकि इसका हो जाएगा बेटा 16 और इसका हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर
18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने, 18 ग्राम ऑफ वाटर में बेटा कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो हम कहेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल होगा। हाँ सर बिल्कुल, 1 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। हाँ सर बिल्कुल सही सर, है ना, ये आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस सर, हमें ये पता है। यानी हम कह सकते हैं बेटा 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सर इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब ये बताओ बेटा कि अगर मैं कहूं 250 ग्राम ऑफ वाटर में, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? कैसे निकालोगे? सर ऐसे निकालेंगे, 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। 18 को सर हम डिवाइड कर देंगे, है ना, और 250 को सर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर जितना निकल के आएगा इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास हो जाएगा। यस सर। अब बेटा देखो ध्यान से, मैंने ये पता कर लिया। मैंने सबसे पहले क्या किया था, मान लिया कि इस कप ऑफ वाटर कितना था, 250 ग्राम। हमने पता किया H2O में कितने मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। हमने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है हम उसको कह सकते हैं इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने हो जाएंगे? 1 मोल। और ये कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहां से सबसे पहले निकाला कि 250 ग्राम जो मैंने माना है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? तो सर इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं H2O की, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, आप जानते हैं किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। यस सर बिल्कुल, हमें तो ये पता है सर, है ना। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे इसमें, क्या लिख सकते हैं आप हैं? तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 2 एटम है तो हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी सर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, और 10 ही प्रोटॉन होगा। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है सर कि कितने चार्ज होंगे, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा है ये, कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, जितना हमने मॉलिक्यूल्स निकाला है हमें क्या पता करना है, टोटल चार्ज पता करना है ना, हमें टोटल चार्ज पता करना है हमें। तो टोटल चार्ज अगर लिखें बेटा हम, तो क्या करेंगे सर, इसको ऐसे लिख लो, 250 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है सर। ये बात तो मॉलिक्यूल हो गई। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बेटा कितना, 10, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे और एक इलेक्ट्रॉन में कितना होगा वैल्यू उसका, सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। हाँ सर, अगर मैं इसको 10 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी अगर एक मॉलिक्यूल में बेटा हमारा इतना है, अगर हमने निकाला कि 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 250 ग्राम में इतने हो जाएंगे बेटा। और हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम बेटा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे। और अगर इसको बेटा सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1.34 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। कितना आ जाएगा सर, सॉरी +7 हो जाएगा, है ना, ये +7 कूलम हो जाएगा, 10 टू द पावर 7 कूलम, है ना। ये हो जाएगा बेटा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो लग रहा था बच्चों को बहुत टिपिकल है, बहुत डिफिकल्ट है, बट है ऐसा नहीं सर, ये तो बिल्कुल आसान है सर। हाँ देखो एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करके देता है, इन्होंने भी 250 ग्राम माना है। इन्होंने क्या लिखा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ 18 ग्राम है, 1 मोल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने इसको इक्वेट किया है। हाँ सेम वही काम हमने भी किया है ना, बिल्कुल सर, हाँ सर, बस समझ में आ गया सर, हमें बहुत सही समझ में आया सर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में तो बिल्कुल बहुत पहाड़ सा लग रहा है,
बट सॉल्यूशन इसका बहुत आसान होगा। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेज। क्या कहना चाह रहा है ये? तो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ में आपने क्या पढ़ा कि बेटा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये कितना लिखा जाएगा बेटा? सर ये लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यानी फॉर्मूले की अगर हम बात करें दोनों की, तो देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, बट इनमें डिफरेंस है बेटा। क्या डिफरेंस है? ये दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है, बट ये दो मास बॉडीज के बीच में लगता है ना? ये दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगेगा और ये दो मास बॉडीज के बीच में लगेगा। अगर हम बात करें कूलम्स फोर्स की, तो ये बेटा रिपल्सिव भी हो सकता है, ये फोर्स जो है रिपल्सिव भी हो सकता है, साथ ही साथ ये बेटा अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ये दोनों नेचर के हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा बेटा? ये सर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगा, ये रिपल्सिव नहीं होता है। ये बात तो आपने बेसिक बातें पढ़ा ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अब कहता है कि बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, देखो आप दोनों का दोनों फोर्स जो है वो इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस एंड मासेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, क्या निकालना है? कह रहा है कि कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। आपको कहा गया है कि दोनों का जो है आप मैग्नीट्यूड का रेशियो कंपेयर करिए। किस किस के लिए? पहला केस कहता है बेटा फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलिए तो करते हैं सॉल्व। पहले केस के लिए क्या कहा है? पहले केस के लिए कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है एंड प्रोटॉन, इसके लिए हमें कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? तो चलो हमने ये मान लेना है, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इनके बीच में। कैसे लिखेंगे? तो देखो बेटा F इज इक्वल टू के। अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जो है बेटा मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, और हम साइन यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, हालांकि साइन अगर दिखाते हम हैं तो क्या सो हो जाएगा कि ये अट्रैक्टिव नेचर का है, क्योंकि दोनों बेटा अनलाइक चार्जेस है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर। तो अगर मैं दोनों के लिए E और E लिखूं तो लिख सकता हूं E स्क्वायर, यस सर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, R स्क्वायर हमने लिख दिया, ठीक है। ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम इसे FE लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लिखें, FG लिखें अगर हम, तो क्या लिखेंगे सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं बेटा। हाँ सर, लिख सकते हैं सर। अब कहा गया है कि आप रेशियो कंपेयर करके बताइए। तो रेशियो कैसे कंपेयर करेंगे? तो सर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, रेशियो कर दीजिए सर। देखो बेटा रेशियो अगर हम करें इसका तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक बात ध्यान देना, कभी बच्चों को यह कंफ्यूजन हो कि सर ये आपने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया कैसे? बेटा मास, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, लेकिन इनके मास अलग अलग होते हैं, इसीलिए हमने यहां पे MP और ME लिखा है, ठीक है। अब इसको बेटा अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा सर? ऊपर जाएगा के ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां से बेटा अगर इसको काटें हम, अगर इसको यहां से हम काट दें तो क्या मिलेगा? देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, यानी रेशियो कितना आया बेटा हमारा? सर रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन इज इक्वल टू आ गया के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय G मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब बेटा बेसिक कैलकुलेशन मैथ्स बच गया थोड़ा सा, है ना। अब तो हमें ये पता है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो कितना लिखेंगे?
मास ऑफ प्रोटोन की बात करें तो ये लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है ना। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है ना, इसे भी kg में लिख लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पुट कर देंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से पता है ये कूलम्स कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो हम जानते ही हैं। अगर सबकी वैल्यू बेटा हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे, देखो अगर सबकी वैल्यू रख के हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आ जाएगा इतना 2.4 इंटू 10⁻10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे। फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि चलिए ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का तो बता दिया, प्रोटॉन का बता के दिखाओ। 2 प्रोटॉन है। अब क्या कह रहा है बेटा ये, अब कह रहा है कि 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन के बीच का आप रेशियो लिख के बताओ। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहां पर देखो आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, बस इसको मास ऑफ प्रोटॉन कर दो, है ना, देखना आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी हमने क्या लिखा था बेटा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था ke²। अगर मैं चार्ज लिखूंगा फॉर 2 प्रोटॉन्स तो E इंटू ई ही तो लिखूंगा, तो मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 बॉडीज हैं, दोनों प्रोटॉन हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा सर, ke² डिवाइडेड बाय g और मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, हमें तो सबका वैल्यू भी पता है सर, तो अब बेटा इन सबका वैल्यू रख के आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यस सर। अब सर मैथ्स है, कैलकुलेशन है, ये सब छोड़ दो, मैं खुद से कर लूंगा अब ये, है ना। इस तरीके से आप इसे कर सकते थे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अगर इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखें बेटा तो क्या पूछा है, अब कह रहा है कि एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम। अब आपसे पूछ रहा है ये कि आप इनका एक्सेलरेशन बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, अगर ये दोनों एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। हमसे पूछा गया है बी पार्ट में, क्या हमसे पूछा गया है कि आप बताइए एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, और पूछा गया बेटा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। अगर मान लेते हैं बेटा ये एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दिया गया है सर, 1 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। बेटा 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। यस सर, बिल्कुल सर, ये तो सर हमें पता है सर, है ना, तो ये इसके इक्वल होता है। अब देखो बेटा अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बेटा हमें इसके बीच का फोर्स लिखना पड़ेगा। K इंटू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें बेटा तो E², और डिस्टेंस की बात करें तो R²। यानी यहां से हमें सबसे पहले फोर्स पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां से E की वैल्यू R की वैल्यू रख के फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। अब चलो आगे हम बात करते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल बेटा एक्सेलरेट हो रहा है तो हम अगर न्यूटन्स के सेकंड लॉ को लगाएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर न्यूटन्स के सेकंड लॉ को हम लगाते हैं तो फोर्स इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पता करना है तो फोर्स जो हमने लिखा, ये फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे, और दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा हमारा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, ये तो बहुत आसान है सर, है ना, ये बहुत आसान कर दिया सर आपने तो काम हमारा। तो बेटा अब रह गया क्या, इसमें बस मैग्नीट्यूड पुट करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना आपको आसानी से। ठीक है, यस सर। अगर आप अब सॉल्यूशन देखोगे ना बेटा, अगर आप अब सॉल्यूशन देखोगे एनसीईआरटी का, देखते ही समझ में आएगा हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ही करना था हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां बेटा सॉल्यूशन भी है, आपको इस पीडीएफ में साथ में सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना
और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत चैलेंजिंग सा क्वेश्चन लगता है बच्चों को कई बार, बट बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे कर सकते हैं। क्या कहा गया है? कहा गया है कि ए चार्ज्ड बॉडी, ध्यान देना, कहा गया है कि ए चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय ए नाइलॉन थ्रेड, ठीक है। ध्यान देना, यहां से एक बेटा ए नाम का जो है एक चार्ज्ड जो है मेटेलिक स्फीयर सस्पेंड किया गया है नाइलॉन थ्रेड से, यानी इंसुलेटर से, ठीक है। एक दूसरा जो है बेटा चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी, ध्यान देना, कह रहा है ये कि अनदर चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एंड इंसुलेटिंग, आगे हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद वाले पेज पे है, इंसुलेटिंग हैंडल इज ब्राउट क्लोज टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम सेंटर से 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है समझो। ये कह रहा है कि एक चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर है ए, ठीक है, जिसे नायलॉन थ्रेड से लटकाया गया है। एक दूसरा चार्ज मेटल है बेटा बी, जिसे एक इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़े हुए है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा गिवन कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना, अब ये कहता है कि सी नाम के अनदर अनचार्ज्ड, ठीक है, यानी ए से सी को कांटेक्ट कराया जाता है, बी को डी से कांटेक्ट कराया जाता है, और ये दोनों के दोनों बॉडी अनचार्ज्ड हैं। कैसे हैं? अनचार्ज्ड हैं, लेकिन दोनों कंडक्टिंग है। कैसे हैं? कंडक्टिंग है। तो क्या होगा जब बेटा आप किसी चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी को कांटेक्ट कराते हैं और दोनों आइडेंटिकल और कंडक्टिंग होता है, तो चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। अगर हम ये मान लें कि यहां पर Q चार्ज था, तो जब इसको कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेशन करेंगे तो कितना चार्ज बचेगा बेटा इस पे, सर Q/2। इस पे भी कितना बचेगा सर, Q/2 बचेगा। दूसरा काम क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इनके बीच के सेपरेशन को भी घटा दिया गया है। पहले 10 सेंटीमीटर था, अब कर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेटा, अब आगे हम पढ़ते हैं। डायग्राम को तो हमने समझ लिया, अब आगे हम पढ़ते हैं। क्या कहता है ये? कहता है कि द रिजल्टिंग रिपल्सन ऑफ इज नोटेड फॉर एग्जांपल बाय साइनिंग ए बीम ऑफ, कंक्लूजनली देखिए इसको लास्ट में अगर हम पढ़े यहां से, तो ये कहना चाह रहा है, देखो यहां से कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, स्फीयर ए एंड सी एंड स्फीयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइज। इग्नोर करिए साइज ए और बी को और कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर। आपको फोर्सेस बताने हैं। तो देखो ध्यान देना, अगर हम पहले वाले केस की बात करें, जब हमने चार्ज को किसी अनचार्ज बॉडी से टच नहीं कराया था, तो फोर्स कितना लिख सकते थे सर, के फर्स्ट बॉडी का चार्ज Q1, सेकेंड बॉडी का चार्ज Q2, और इनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर कर देते हम, है ना। लेकिन जब बेटा हमने इसे टच करा दिया दो अनचार्ज बॉडी से, तो चार्ज क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हम अब क्या लिखेंगे सर, के Q1/2 है ना, मल्टीप्लाई बाय Q2/2 डिवाइडेड बाय, सर आपने तो सेपरेशन को भी बताया था कि हाफ कर दिया गया है ना। यस सर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो। अब इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 एंड होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। यानी अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा बेटा, ये के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा हमारा कितना, R स्क्वायर। 4 और 4 तो एक दूसरे से कट जाएगा, है ना। यस सर। सर ये तो F के बराबर हो गया, हाँ ये तो पुराने वाले F के बराबर आ गया, है कि नहीं। यस सर। तो इस तरीके से बेटा ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। कितना आसान था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.5 है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 1.5 जो है बेटा, अब स्टार्ट होती है यहां से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आपने पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर बहुत सारे चार्ज रखे हुए हों तो किसी एक पॉइंट पर अगर हम चार्जेस के कारण फोर्स निकालें तो वेक्टर सम करना होता है। हमें क्या करना होता है, वेक्टर सम करना होता है। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चों को अक्सर परेशान करता है। मैं अब इसे देखो बहुत आसानी से, पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं यहां पे, ठीक है। देखना एक ट्रायंगल मैं एक ड्रॉ करता हूं, बड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, ठीक है। चलिए देखिए, कहा गया है कि ये पॉइंट बेटा वर्टिसेज है A
इसका ये वर्टिसेज है बी और इसका ये वर्टिसेज है सी। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए से बी सी पे जिसका नाम है डी। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, ये वो पॉइंट है यहां पर, ठीक है, इसके बीच में ये वो पॉइंट है जिसे हम कह सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्यों कहेंगे सेंट्रॉइड? क्योंकि बी से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट से सी का डिस्टेंस और ए का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तो इसका नाम दे देते हम लोग है ओ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर हम तीनों वर्टिसेस पे एक चार्ज रख दें Q, Q और Q, यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के हम 3 चार्ज रख दें, ठीक है, यानी पहला है बेटा Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, ठीक है, और अगर हम एक Q चार्ज, पॉजिटिव Q चार्ज रख दें सेंट्रॉइड पे, तो देखो पूछा क्या है हमसे। पढ़ते हैं क्वेश्चन अब इसके बाद हम लोग, है ना, सारी बातें तो कर चुके हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, 3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L। हाँ, तो इसका साइड कितना है बेटा? ये सर L दिया हुआ है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज Q विच इज द सेम साइन, यानी ये भी पॉजिटिव है, प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। हम लोग फिलहाल इसे मैं मिटा देता हूं, ये तो आप समझ ही रहे हैं, इक्विलैटरल है अगर ये, तो इनके तीनों साइड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, है ना, तो इसे हम नाम देते हैं Q2। ठीक है, चलिए अब समझने की कोशिश करिए। हम सबसे पहले बेटा ये मान लेते हैं कि A से लेकर O तक का डिस्टेंस है बेटा R। A से लेकर O तक का डिस्टेंस कितना है सर? R। ठीक है, चलो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि A पे जो चार्ज रखा है वो इस Q पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ। कितना लगा रहा होगा? हम इसे F मान लेते हैं, और अगर F लिखोगे बेटा तो K स्मॉल Q1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हाँ सर, इतना तो फोर्स सर ये लगा रहा है इस पे, है ना, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा बेटा इसको भी मिटा लेता हूं मैं समझने के लिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं Q2 चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फोर्स, तो बेटा फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा इधर की तरफ। यस सर, हो जाएगा सर। अब देखना, ध्यान देना, अगर मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो इसके बीच का एंगल कितना हो सकता है सर? ये एंगल देख रहे हो सर, ये वाला एंगल देखो सर, ये तो सेम एंगल हो जाएगा सर। हाँ, तो बेटा एक बात बताना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है सर? ये तो 60-60 होगा सर, है ना। हाँ सर, तो बेटा अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यस सर, तो ये भी एंगल बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, ये तो 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं बेटा ये मानूं कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है तो ये भी डिस्टेंस R हो जाएगा, तो ये फोर्स F लिख सकते हैं बेटा हम, जो मैंने यहां लिखा था। हाँ सर, तो बेटा अगर ये F है तो इस वाले कंपोनेंट को क्या लिखोगे? अगर ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है तो F cos 30 डिग्री, और एक कंपोनेंट बेटा हम यहां से इसको ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल। देखो यहां से ये हो जाएगा बेटा F cos 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ हम क्या लिख लेंगे? F sin 30 डिग्री, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर, है ना। इसको यहां लिख देते हैं हम, है ना, इसको यहां लिख देते हैं F cos 30 डिग्री। अगर बेटा हम इधर देखें, अगर हम इसको इधर देखें Q3 चार्ज के कारण, अगर हम Q3 चार्ज के कारण देखें तो हम लिख सकते हैं Q3 चार्ज के कारण भी बेटा क्या लिख सकते हैं सर? फोर्स का डायरेक्शन तो सर ऐसे हो जाएगा इधर की तरफ। हाँ सर, तो अगर बेटा यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करें तो एंगल कितना सबटेंड होगा सर? ये तो 30 डिग्री होगा। तो बेटा यहां से एक कंपोनेंट इधर की तरफ निकाल दें हम, क्योंकि ये 30 डिग्री है, तो इसे लिख सकते हैं हमें F cos 30 डिग्री। यस सर, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ लिख सकते हैं हमें F sin 30 डिग्री। हाँ सर, ये तो वेक्टर की बात है सर, बिल्कुल, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे फोर्सेस के डायरेक्शन लिख लिए सेंटर पे। अब देखना, अब हम बात करते हैं फोर्सेस की डायरेक्शन की। तो एक तो देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है। बेटा इधर जो ये फोर्स लगा है इधर वाले फोर्स से कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ सर, तो बचा क्या? ऊपर के दोनों फोर्सेज बचे हैं। तो अगर बेटा मैं इसे और इसे ऐड कर दूं तो कितना होगा? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 1/2, यानी
F/2 हो जाएगा बेटा ये, और F/2। इसका मतलब हुआ कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस पे, वो कितना लग रहा है बेटा, F मैग्नीट्यूड का, और नीचे कितना लग रहा है, F मैग्नीट्यूड का। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि सेंटर पे जो नेट फोर्स है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पे नेट फोर्स, यानी सर F नेट कहना चाह रहे हो आप कि F नेट जो है सेंट्रॉइड पे 0 होगा। हाँ सर, यही कहना चाह रहे थे। अब इसी को सॉल्यूशन करने के लिए एनसीईआरटी ने लंबा चौड़ा कहानी किया है। बच्चे देख के डर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे मैथ्स के इसने क्वेश्चन यूज कर लिए हैं, है ना। तो अब अगर एग्जाम्स में आपको पूछे जाएं तो इस तरीके से सबसे पहले तो चार्ट बनाना है बच्चे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देना है। डायग्राम बनाने के बाद जो है कहां कहां वेक्टर के रेजोल्यूशन होंगे, कौन से कंपोनेंट किधर जाएंगे, ये सारी बातें आपको लिख देना है और दिखा देना है कि नेट फोर्स हो जाएगा 0, है ना। यस सर, अब सर आसान हो गया, बहुत आसान हो गया सर। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है बेटा, इसका डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बनेगा। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, ये मान लेते हैं C गिवन है, ये दिया हुआ है A, है ना, और ये दिया हुआ है B, यानी A, B और C 3 वर्टिसेस हैं, L इनका लेंथ है साइड का। अब देखो क्या दिया है, अब ये कह रहा है कि अगर ये Q1 है और Q1 के पास Q चार्ज है, ठीक है, ये Q2 है ना, इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम अभी इनके फोर्सेस का डायरेक्शन भी पता करेंगे, है ना। तो अगर ये Q2 चार्ज है और इसके पास भी Q है, और ये बेटा तीसरा चार्ज दिया हुआ है Q3, बट ये -Q दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -Q। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की तरफ आओ पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन ये कहता है कि जो फिगर में दिखाया गया है आपको, बताइए व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे फोर्स कितना हो जाएगा। चलो अब लगाते हम लोग हैं बेसिक रूल्स वेक्टर के। सबसे पहले तो हम लोग फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखना कैसे लिखेंगे। हमने माना बेटा हर एक पे लिखना, हमें ए पे भी लिखना है, बी पे भी लिखना है और सी पे भी लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए पे लिखते हैं। अब देखो सी पे जो चार्ज रखा हुआ नेगेटिव है, ए पे रखा हुआ पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्शन का। यस सर। अगर हम बी की बात करें तो बी ए पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। यस सर। अब सर बताओ क्या करेंगे, अब बताओ सर क्या करेंगे। देखो बेटा मैग्नीट्यूड तो तीनों का सेम है ना। हाँ सर, बस साइन एक का अलग है। तो क्या कर सकते हैं सर, मैंने मान लिया कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू सी, इसे लिख देते हैं सर हम फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू बी। यस सर। अब इसे लिख सकते हैं हम, देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इन दोनों फोर्सेस की, तो आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ जब हमने पढ़ाया था, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है जरूर देखिए जाकर, वहां पर हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया था, अगर दो वेक्टर बेटा किसी एंगल पे रखे हुए हैं तो रिजल्टेंट लिखने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं सर। रिजल्टेंट अगर लिखने की बात आती है FR, तो सर हम लिखते हैं F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, है ना, और सर 2F1 F2 cos थीटा। हाँ सर, सर ये तो फॉर्मूला सर हमने पढ़ा है सर, है ना बेटा, cos थीटा। तो F रिजल्टेंट लिखने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो बेटा अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब एंगल पता करेंगे, क्योंकि हमने दोनों फोर्स तो पता कर लिया, है ना। अगर लिखना भी चाहें तो डिस्टेंस हमें पता है, इनके बीच L डिस्टेंस है, चार्ज की मैग्नीट्यूड पता है, लिख लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है सर, प्रॉब्लम होती है एंगल फाइंड करने में। बेटा देखो ये कितना है, ये सर 60 डिग्री है, कितना है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है। तो बेटा ये जो बचा हुआ है ना, ये 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। हाँ सर। अब तो सर मैं F1 F2 और 2F1 F2 करके cos 120 पुट करके आंसर निकाल लूंगा, है ना। चलो अब हम बात करते हैं बी पे फोर्स की। बी पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो बेटा सी और बी के बीच में देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो नेगेटिव चार्ज है और बी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ए के कारण अगर बी पे देखेंगे बेटा तो ये फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, यानी यहां लिखेंगे बेटा हम लोग फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, और इसे लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू
ए। सर ये वाला डायग्राम तो सेम लग रहा है। हाँ सर। सर अगर ये भी 60 डिग्री है तो क्या ये भी 120 होगा? हाँ सर, बिल्कुल सर होगा, है ना। तो सर इसको और इसको तो सेम कर सकते हैं सॉल्व सर। बेटा एक चीज ध्यान दोगे अगर, तो आप ये समझ पाएंगे कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी, है ना। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एफ बी सी के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा एफ बी ए के, है ना। ये सब के सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना। तो आपको मैग्नीट्यूड किसी एक का लिखना है, बाकी रिजल्टेंट निकालने पर फोकस करना है। तो अब आपको यहां से एंगल पता चल गया। अब हम बात करते हैं सी पे रखे चार्ज की। देखो ए के कारण इस पे फोर्स हो जाएगा बेटा अट्रैक्शन का। अब बी भी इसे अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा सर, तो इसका रिजल्टेंट बेटा हो जाएगा कुछ ऐसे बीच से। ओहो हो, कैसे लिखेंगे सर? सर इसे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू ए। इसे लिखेंगे सर फोर्स ऑन चार्ज सी ड्यू टू बी। इसका मतलब है सर कि सी चार्ज पे अगर हम एफ नेट लिखना चाहते हैं तो सर ये डायरेक्शन हो जाएगा। एंगल कितना होगा? तो एंगल की अगर हम बात करें बेटा, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? ये तो 60 डिग्री है सर। अभी अभी हमने पढ़ा था इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो बेटा यहां से एफ नेट निकालना है, आपको यहां से एफ नेट निकालना है, और यहां से एफ नेट निकालना है। अब देखोगे तीनों का एफ नेट निकाल लोगे आराम से। फॉर्मूला हमने बता दिया, डायग्राम हमने बता दिया, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन यहां किया हुआ है। एज इट इज बच्चे कर लेंगे अब सॉल्व, है ना। यस सर, ये तो सर बहुत आसान कर दिया आपने, है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको देख के तो पता नहीं बच्चे परेशान हो जाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें इसमें आती है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद आप क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ते हैं। अब समझना इसमें कैसे हमें करना है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने इसका सॉल्यूशन ऐसे किया है कि बच्चों को डरा दिया है बिल्कुल, है ना। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? सर ये तो 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन बेटा फॉल्स हो रहा है। अब एक बात ध्यान से समझना बेटा, इस बात को ध्यान से समझना। देखो ये वाला नेगेटिव प्लेट है, ये वाला पॉजिटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किधर करेगा? इलेक्ट्रॉन तो ट्रेवल करेगा ना नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ या वीकर की तरफ करेगा ट्रेवल? बेटा किधर ट्रेवल करेगा ये? सर ये तो स्ट्रॉन्गर की तरफ ट्रेवल करेगा। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। और दूसरे फिगर में बेटा इसने प्रोटॉन दिखाया है, यानी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है किधर फ्लो करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों डायरेक्शन में दिखाया है, ठीक है। अब ये क्या कहता है बेटा, इसे पढ़ते हम लोग हैं। अब ये कहता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड जिसका है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है ना। कितना दे रखा है? सर इतना दे रखा है, न्यूटन पर कूलम। फिगर में दिखाया गया है। अब कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नेटिक अनचेंज्ड, ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। यानी दूसरे वाली फिगर की बात कर रहा है, ये जो मैंने बता दिया आपको। कह रहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। अच्छा सर क्या बताना है? टाइम ऑफ फॉल बताना है। कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से इस प्लेट तक आने में, और प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा इस प्लेट से इस प्लेट तक आने में। सर कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है बेटा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो हो रही है, मूव कर रही है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखा जाता है एफ डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर कह सकते हैं। तो बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स कितना लिखेंगे? सर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स सर लिखेंगे E
इंटू ई। हाँ सर, बिल्कुल सर, लिखेंगे इसके लिए, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ई होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ठीक है सर। अगर बेटा हम प्रोटॉन की बात करें, अगर हम दूसरे फिगर की बात करें जिसमें प्रोटॉन फॉल हो रहा है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे सर, वहां पर हम लिखेंगे E इंटू ई। अच्छा सर, दोनों पे तो सर फोर्स सेम है, बट चेंज क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जो है बेटा वो माइनस के साथ होगा, और प्रोटॉन पे जो है वो प्लस के साथ होगा, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो आसान हो गया सर, बस इतना समझना था आपको। अब देखिए, इसके बाद आपसे पूछा है टाइम। तो बेटा अगर हम मान लें कि इनिशियली चार्ज की वेलोसिटी जीरो थी, क्या थी, इनिशियली अगर चार्ज की वेलोसिटी जीरो थी, चार्ज की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे सर, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे सर हम ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ सर, तो बेटा यहां से आप देखो, ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सर s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन बेटा यहां से निकालेंगे अब हम, ठीक है। तो बेटा अगर फोर्स है तो फोर्स को लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू ई। हाँ सर, यहां से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा यहां से अगर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पता करें तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ सर, यहां से अगर हम पता करें बेटा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें बेटा माइनस का साइन लगा लो, है ना। तो अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल गया है यहां से, है ना। अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता चल गया है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इसमें पुट करेंगे और निकाल लेंगे। तो अब देखिए, अगर हम इस केस की बात करें तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, देखो यहां से, देखो यहां से ध्यान देना, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2s हो जाएगा, ये AT स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हो क्या, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय A। हाँ सर, बेटा T को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2s डिवाइडेड बाय A। हाँ सर, सर अब तो हमें बस एक्सेलरेशन पुट करना है इसमें सर। तो बेटा इसी फॉर्मूले को अगर मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन का तो क्या लिखूंगा सर, 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला लिख दो सर। तो क्या लिखेंगे बेटा, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा हम चाहते हैं कि टाइम ऑफ प्रोटॉन लिखें, फॉल कितने टाइम में होगा ये, तो क्या लिखेंगे सर, 2s डिवाइडेड बाय E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ सर, ये तो फॉर्मूला सर आपने बना दिया सर, है ना। अब तो देखो आपको सारी बात पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जानते आप हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्वेश्चन में गिवन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेटा इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई कर दोगे, अब ये वैल्यू मीटर में आ जाएगी, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपको मैंने अभी अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो अब यहां से जब आप टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो आप देखिए सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं, अब आप सॉल्यूशन देखेंगे एनसीईआरटी, ये तो बेटा बस बेसिक कैलकुलेशन बच गया है ना। तो अब आप कर लेंगे इसे आराम से। हाँ सर, अब तो सर हो जाएगा सर, बिल्कुल आसान हो गया सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना बहुत लंबा चौड़ा एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिया हुआ है, बच्चे देख के डर जाते इतनी किस्से कहानियों को, हमने इसे बहुत ही आसान तरीके से कर लिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1.3 और 1.9, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सर, कैसे आसान है सर। ये देखो बेटा, अब कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है बेटा इसका इतना 10 टू दी पावर -8 कूलम, और दूसरे का भी दिया हुआ है
बट इसका दिया हुआ है -10⁻⁻8 कूलम, है ना। रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। देखो क्या कहा इसने, अगर हम इस फिगर की ही बात करें तो क्या कहा है, देखो इसने, ये एक चार्ज यहां रखा हुआ है जो कि प्लस क्यू है, ठीक है। यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस क्यू है, ठीक है। ये सेपरेशन यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का, तीनों के तीनों बराबर हैं, जो कि कितने हैं, जो सर 0.05 मीटर के बराबर है। हां सर बिल्कुल। अब देखना एक पॉइंट दिया है इसने यहां पर ए, जिसका नाम बताया है ए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए पे, बी पे और सी तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा डायग्राम, है ना। कैसे ड्रॉ करेंगे, एक लीनियर लाइन हमने बनाया, यहां पर हमने माना ये पॉइंट है बेटा ए, ये पॉइंट हमने यहां पर है ना, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है Q1 प्लस Q1 है, और एक चार्ज यहां रखा हुआ है जिसका नाम है माइनस Q, है ना। तो इसको हम वन क्यों लिखे, हम Q लिख देते हैं बस, है ना, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड में सेम ही दिया हुआ है, तो प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, सर ये तो 0.5 दिया हुआ है, अभी अभी आपने बोला था, है ना, मीटर में दिया हुआ है सर। हाँ, अब देखो क्या कहता है ये, अब कहता है सबसे पहले तो ए पे बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर एक पॉइंट इसने यहां से दिया है हमें, एक यहां पर इसने पॉइंट दिया है बी, बी का भी यहां से यहां का सेपरेशन है 0.5 मीटर। क्या है कि बी पे बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखो सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कह दिया हमने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज की बात करें, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एंटर करती हैं, है ना, एंटर करती हैं। और अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड होती हैं। कैसी होती हैं, आउटवर्ड होती हैं। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। और ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन भी हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि E माइनस क्यू का भी इधर और E प्लस क्यू का भी इधर। हाँ सर बिल्कुल सर। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की, कैसे लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर बेटा मैं पता करूं, अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसको मान लूं कि ये Q1 है, ये क्या है, Q1 है, और इसे मान लेता हूं Q2 है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज ऑन पॉइंट A। तो क्या लिखेंगे सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला लिखा जाता है KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्या लिखते हैं, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखते हैं। हाँ सर, तो लिखेंगे बेटा अगर इसका हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय Q की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 10 टू दी पावर -8, यस सर, डिवाइडेड बाय R कितना दिया हुआ है सर 0.5। बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे हम, है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बेटा अगर मैं लिखना चाहूंगा इसके कारण, ठीक है, माइनस वाले चार्ज के कारण, तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे EQ2 ऑन A, है ना। तो क्या लिखेंगे सर, इसका भी तो सेम हो जाएगा सर, इसका भी तो सर सेम टू सेम हो जाएगा सर। यानी अगर आप इसकी वैल्यू भी लिखेंगे तो सेम लिखेंगे, 10 टू दी पावर -8 और डिवाइडेड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। तो अगर हम बेटा पॉइंट ए पे नेट की बात करें, यानी अगर हम ए पे नेट की बात करें, नेट यानी EA नेट की बात करें, तो क्या लिखेंगे सर, Q1 A जितना आपने निकाला इसको ऐड कर दीजिए Q2 A से, है ना। तो टोटल देखो बेटा ऐड करके ही हमारे NCERT में इस तरीके से इसे लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम सर ने भी किया है। हाँ सर, तो इस तरीके से आप दोनों को ऐड कर देंगे। अब अगर हम आते हैं बी पॉइंट पे, तो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। अब बस बचेगा क्या आपके पास, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अगर हम बी पॉइंट पे बात करें बेटा, बी पॉइंट पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी।
ठीक है, यानी ई नेगेटिव के कारण इधर और ई पॉजिटिव के कारण इधर हो जाएगी। तो अगर आप बी पॉइंट पर लिखेंगे ना नेट, यानी अगर आप बेटा ई बी नेट लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ई क्यू वन के कारण जितना आया उसमें से ई क्यू टू के कारण सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब आप लिख लेंगे, हाँ सर हम तो सर वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। अब बेटा अगर हम सी पॉइंट पे बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो इस पॉजिटिव के कारण इधर की तरफ हो जाएगा, इस नेगेटिव के कारण इधर की तरफ हो जाएगा, यानी हमें सर यहां पर तो वेक्टर लगाना पड़ेगा। हाँ सर वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बेटा आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, है ना? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एज इट इज एनसीईआरटी में बेटा सॉल्यूशन दिया हुआ है ना? एज इट इज एनसीईआरटी में बेटा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप इसे चेक कर लेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा एक बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो चार्ज है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो बेटा देखना, ध्यान देना। सेपरेशन की अगर हम बात करें, देखो क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 5 mm सेपरेशन पे हैं। कितने पे हैं? इनके बीच का सेपरेशन है बेटा 5 mm, और कहा गया है कि सेंटर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बताइए मुझे, इस P पॉइंट पर मुझे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे। ये तो बहुत आसान है बेटा, है ना? इसे तो हम यूं भी अगर छोड़ दें आपको समझा के तो आप कर लेंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस पॉइंट पे, तो फॉर्मूला क्या लगाते थे सर? यहां तो फॉर्मूला 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब होता है। हाँ सर। अब देखो बेटा, डिस्टेंस पता है आपको, चार्ज का मैग्नीट्यूड पता है आपको, आप यहां से p निकाल लेंगे, सेपरेशन पता है तो r निकाल लेंगे। और अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे बेटा, तो देखो यहां पर इसने बताया इस बात को, और देखो सॉल्यूशन करोगे तो इतना आ जाएगा, है ना? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाले में देखो क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये तो ठीक है, अब चार्ज यही है, इनके बीच का सेपरेशन भी 5 mm है, बट अब मुझे बताइए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे। ये भी आसान है बेटा। अगर हम ई इक्वेटोरियल की बात करें तो कितना आएगा? जितना आएगा एक्सिस पे, जितना आएगा एक्सिस पे बेटा वो लिखकर हाफ कर देना, है ना? या फिर अगर आप चाहते हैं फॉर्मूला लगाना तो फॉर्मूला हो जाएगा kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, है ना? अब निकाल लोगे? यस सर। ये तो आसान क्वेश्चन है सर, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। तो हम लोग टाइम पास नहीं करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? अब आते हैं हम लोग हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है 1.10 एग्जाम्पल नंबर। अब चलो देखो इसे कैसे कर सकते हैं, इसे कैसे कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द फिगर 1.24 आर इतना, कितना दिया हुआ है इसे लिखते हैं। सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर बेटा हाफ गिवन है, ठीक है? और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वाई डायरेक्शन इज 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन इज ऑल्सो 0, ठीक है? चलिए बहुत सही। अब कह रहा है कि अल्फा जो है बेटा, ये ध्यान रखना ये अल्फा है। अगर मैं इसे फिर से लिखूं तो इसको ऐसे इसने लिखा है, एक्चुअल में ये अल्फा है। क्या है ये? अल्फा है। तो अल्फा है ना, एक्स टू द पावर हाफ लिखा है इसने। और क्या बताया इसने बताया है कि अल्फा की वैल्यू भी क्या बता दिया इसने, ये कांस्टेंट है, और कह रहा है कि ये इतना न्यूटन पर कूलम्ब मीटर टू द पावर हाफ है ना? इतना लिखा हुआ इसने। चलो ये अल्फा को ये कांस्टेंट दिया हुआ, इसने इतनी वैल्यूज की बताई है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट करिए द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। आपको ये डायग्राम दिया हुआ, एक फिगर दिया हुआ है जिसके थ्रू क्यूब बतानी है, और अज्यूम कर लेना है कि ये जो ए है, अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक किया है, नहीं सही है, ये जो साइड है ना, ये साइड दिया हुआ है ए, हाँ साइड दिया हुआ है इसका 0.1 मीटर। अब देखो समझो कैसे कर सकते हैं इसे हम सॉल्व। सबसे पहले तो हम लोग इस डायग्राम को जरा समझते हैं। ध्यान देना बेटा, अगर यहां पे हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पर कहा गया है ना, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स एक्सिस,
कहां दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं जो ये दिख रहा है आपको ना ब्लूइश कलर का, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो एरिया वेक्टर जो होगा बेटा इस तरफ होगा। तो अगर मैं फ्लक्स बात करूं राइट साइड के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है सर। तो फ्लक्स कितना लिखेंगे बेटा हम लोग, फ्लक्स लिखेंगे सर ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा 1, यानी आप फ्लक्स लिख सकते हैं राइट साइड में E इंटू ए। हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब बेटा बात अगर हम करें लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो एरिया वेक्टर तो इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ है, यानी यहां पर बेटा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, और यहां पर आप फ्लक्स लिखेंगे माइनस ई ए, क्योंकि जब आप ई ए कॉस थीटा करेंगे तो कॉस 180 का वैल्यू हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा, -1। तो यहां पे फ्लक्स आप इतना लिख सकते हैं। अब अगर हम इस फ्लक्स की वैल्यू लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि राइट साइड में फ्लक्स आया है E इंटू ए, और E का वैल्यू कितना दिया हुआ बेटा यहां से हम पुट करेंगे। E की वैल्यू गिवन है अल्फा x टू दी पावर हाफ, है ना। और एरिया कितना हो जाएगा सर, एरिया हो जाएगा a का स्क्वायर। लेकिन बेटा अगर हम राइट साइड की बात कर रहे हैं तो यहां से ये देखो साइड हो जाएगा a, ठीक है, यहां से बेटा हो जाएगा ये a। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा बेटा, इसका डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस में एक मिस्टेक किया है बेटा, मैं करेक्शन कर रहा हूं, तो मैं इसे लिखूंगा बेटा 2, नहीं, अभी तो हम ऐसे लिख लेते हैं ना, अभी इसको जो है हम ऐसे ही लिख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, आगे पुट कर देंगे इसमें हम लोग a स्क्वायर, है ना। अब इस x की बात करें, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, अब यहां हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। देखो अब इसे हम पुट कर देते हैं, अल्फा x के जगह हम क्या लिख देंगे 2a टू दी पावर हाफ। सर क्यों, क्योंकि बेटा यहां से यहां तक का a और यहां से यहां तक का फिर से a, तो x कितना हो जाएगा 2a के बराबर हो जाएगा, है ना। ये जो x है वो x किसके इक्वल हो गया, किसके लिए, राइट साइड जब फ्लक्स लिख रहे हैं उसके लिए 2a के बराबर हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर अब यहां से आप ऐड करेंगे तो हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा सर, ये तो 5/2 हो जाएगा। हाँ सर, तो ऐड कर देते बेटा, इसे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा, ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा अल्फा, और इसे आप लिख सकते हैं 2, या ऐसे ही रहने देते हैं, हम आगे ऐड कर लेंगे, अभी ऐड कर देते हैं, चलो अल्फा 2a टू दी पावर 5/2 हो जाएगा, है ना। 2a टू दी पावर 5/2 लिख सकते हैं हम लोग हैं, ठीक है। चलो अब यहां से हम राइट साइड को अगर लिखना चाहें, अब लेफ्ट साइड को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, लेफ्ट साइड के लिए तो सर हम E इंटू ए लिखेंगे, बट माइनस आ गया साइन। सर क्यों माइनस साइन आ गया, क्योंकि हमें यहां पर एंगल कितना मिला, 180 डिग्री एंगल मिल गया, है ना, 180 डिग्री एंगल मिला। तो हम यहां से बेटा सेम वैल्यू पुट करेंगे, E की वैल्यू पुट करेंगे और A की वैल्यू पुट करेंगे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो अब देखो पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताइए कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताइए कितना हो जाएगा। तो अगर हम नेट फ्लक्स की बात करेंगे, तो दोनों को बेटा क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे। जब ऐड करोगे तो इसमें साइन है माइनस का, और ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे यहां से नेट फ्लक्स, क्लियर है। हाँ सर, अब इसमें देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि चार्ज बताइए कितना हो जाएगा विद इन द क्यूब। क्या पूछा है, चार्ज कितना हो जाएगा। तो बेटा याद होगा आपको, फ्लक्स जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आप फ्लक्स निकाल लेंगे और फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम लोग एप्सिलॉन नॉट से, तो चार्ज भी निकल जाएगा। यस सर, है ना। तो इस तरीके से बेटा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स इज गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है
200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, और दिया हुआ है जब x जो ग्रेटर देन 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में भी दिया हुआ है, यानी ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। दूसरा कह रहा है बेटा ये कि -200 आई कैप न्यूटन पर कूलम तब है जब x लेस देन 0 है। ठीक है, अभी समझेंगे इसका मतलब क्या होगा। कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। देखो बेटा, अगर एक हम राइट यहां पर सर्कुलर सिलेंडर बना दें, है ना, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हम यहां पर बना दें तो ये कहना चाह रहा है आपसे क्या कि आप बताइए 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस दिया हुआ है इसका 5 सेंटीमीटर, यानी इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। इसका जो टोटल लेंथ है वो दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। इट सेंटर एट द ऑरिजिन एंड इट एक्सिस अलोंग द एक्स सो दैट द फेस इज एट 10 सेंटीमीटर। देखो ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल में जो इसका सेंटर है ना, सेंटर से अगर आप बात करें, सेंटर से अगर आप बात करें तो ये वाला जो है +10 है और ये वाला जो है बेटा -10 है। ठीक है, यानी ये -x एक्सिस और ये +x एक्सिस और ये जो आएगा y एक्सिस। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम गिवन है। अब अगर आप बात करेंगे तो यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ये डायग्राम की कहानी दी हुई है। आपसे क्या पूछा है इसने, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट सरफेस। तो यहां से भी फ्लक्स निकालेंगे बेटा तो आपको आ जाएगा कितना EA, और यहां से भी फ्लक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा EA आ जाएगा। देखना अगर आप फ्लक्स निकालोगे एज इट इज सॉल्यूशन में गिवन है, इसमें कोई टिपिकलिटी नहीं है, तो इससे हम लोग जो है आसानी से इस पे चलते हैं स्लिप करते हुए। चलिए सेम निकालोगे बेटा दोनों से बिल्कुल, तो यहां से राइट के कारण निकलेगा और देखोगे दोनों के कारण बिल्कुल एकदम सेम मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि सारी चीजें सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अगर हम साइड ऑफ द सिलेंडर की बात करें, आपको पता होगा, आपको ये बात याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बेटा यहां इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा साइड के थ्रू। देखो साइड के थ्रू अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा बेटा, सिलेंडर के साइड से कर्व्ड सरफेस से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें तीसरी बात दी गई है, तीसरी बात क्या पूछी गई है वो देखिए। तीसरा बात पूछा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट की बात की गई है, तो नेट की अगर बात की गई है तो जितना हमने फ्लक्स निकाला लेफ्ट में और जितना फ्लक्स निकाला हमने राइट में, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये नेट फ्लक्स आ जाएगा। हाँ सर बहुत आसान है सर, है ना, कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर लिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गॉस लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। आपने 2 एप्लीकेशन पढ़े होंगे चार्ज स्फेरिकल सेल का, इसे करते हैं। क्या कह रहा है ये, कह रहा है एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड टू दी हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zd surrounded by a uniform density of negative charge up to radius r. The atom as a whole is neutral. ये एटम कैसा बताया गया बेटा, पूरा न्यूट्रल है। What is the electric field at a distance r from the nucleus? समझिए क्या कहा गया है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या कहा गया है बेटा। एक तो ये बताया गया है कि पूरा ये एक एटम है, आपने पढ़ा होगा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, है ना, सभी ने अलग अलग बातें बताया था, प्लम पुडिंग मॉडल बताया, बाद में रदरफोर्ड ने बताया कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिट में होते हैं। ये सारी कहानी बताई गई है, आपको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, है ना, फिजिक्स में भी आपको पढ़ना होता है, न्यूक्लियस वगैरह जब आप पढ़ते हैं, एटम न्यूक्लियस, वहां पर भी इसके बारे में जिक्र होगा, डिस्कशन होगा। अभी हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इसकी जो है ना चार्ज है वो इसके न्यूक्लियस में है, और चार्ज न्यूक्लियस में कितना है, तो बेटा अगर हम लिख लें कि चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में है सर Z इंटू E, दिया हुआ है ना, देखो दिया हुआ है कि न्यूक्लियस ऑफ चार्ज कंसीडर करिए ZE। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो ये पूरा एटम है इसका रेडियस है R। कितना रेडियस दिया हुआ है बेटा, R दिया हुआ है। आपसे पूछा है स्मॉल r डिस्टेंस पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे ये देखो ध्यान दो। तो अगर हमें ये निकालना है तो आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले सर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे,
क्या करेंगे सर, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। बेटा न्यूक्लियस का चार्ज तो हमें पता है, हमें पता करना है इस रीजन में कितना चार्ज है, इस रीजन में कितना चार्ज है। तो हम देखो क्या कर सकते हैं, हम यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसे कहते हैं बेटा चार्ज डेंसिटी। तो आपको याद होगा चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं इस वाले की बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं, फॉर न्यूक्लियस अगर बात करूं मैं, फॉर न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं सर, डेंसिटी इज इक्वल टू, न्यूक्लियस में चार्ज है सर Ze डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा स्फीयर का। तो न्यूक्लियस के लिए लिखें तो रेडियस स्मॉल r लेंगे हम, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसे लिख लेंगे। यस सर। अगर बेटा हम पूरे एटम के लिए बात करें तो हम यहां से क्या करेंगे, कैपिटल R लिख लेते हैं ताकि ये डिफरेंस पता चल सके। डेंसिटी तो बेटा सेम होगी ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो पूरे मेटल के लिए, पूरे एटम के लिए सेम होगी। तो हमने यहां से लिख लिया, हमने यहां से लिख लिया क्या, हमने यहां से लिख लिया कि कितना होगा इसका डेंसिटी। ठीक है, इस मेटल की डेंसिटी हमने लिख लिया। अब ध्यान से सुनना इस बात को, हमें पता करना है इस वाले रीजन में कितना होगा चार्ज। तो कैसे निकालेंगे इस वाले रीजन के लिए चार्ज, सर अगर मैं लिखूं उस वाले रीजन के लिए Q डैश चार्ज है, कितना चार्ज है, Q डैश। ठीक है, तो बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है ना, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ सर, लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे आप, सर इसको ऐसे लिखेंगे हम, चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी बेटा सेम होगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला यहां से हम लोग लिख लेंगे, सॉरी, Z इंटू ई डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब। और बेटा वॉल्यूम इसका अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे सर, वॉल्यूम किसकी लिखना चाह रहे हैं हम, बेटा वॉल्यूम इसकी लिखना चाह रहे हैं जिस r डिस्टेंस पर हमने कंसीडर किया है। तो अब यहां से वॉल्यूम लिखेंगे बेटा हम 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, चलो अब देखते हैं, यहां से 4/3 पाई कट गया पाई से, तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आया, ठीक है, इनसाइड द एनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, वो कितना आएगा सर, ये तो Ze r क्यूब डिवाइडेड बाय, यहां से कुछ नहीं बचा तो कैपिटल R क्यूब बचा। ठीक है बेटा, इतना तो हमने निकाल लिया है ये चार्ज। अब ये बात समझिए कि ये जो हमने निकाला था एनक्लोज्ड सरफेस पे चार्ज, वो तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब हम बात करते हैं कि जो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा एनक्लोज्ड में। तो अगर हम Q नेट की बात करें तो हम क्या करेंगे सर, Ze में से हम Q डैश कर देंगे, Ze में से हम Q डैश माइनस कर देंगे, है ना। हाँ सर, तो अब हमें क्या निकालना है वो देखिए, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द न्यूक्लियस। कैसे निकालेंगे उसे देखो, अब देखो कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया क्या लिखा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स लिख देंगे, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज जितना एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकालना, ई रख लो। एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का सर, 4 पाई r स्क्वायर। हाँ सर, अब हम चार्ज की बात करें तो सर आपने ही बताया अभी Ze माइनस Q डैश, है ना, Ze माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ सर। अब बेटा देखो इसको मैं वैल्यू यहां पुट करता हूं, अब अगर वैल्यू पुट करेंगे तो Ze माइनस Q डैश कितना है बेटा हमारा, यहां से Q डैश कितना है, अगर मैंने यहां पे माइनस लगा दिया बेटा, एक्चुअल में ये ऐड करना था ना, ये ऐड करना था, है ना, तो ये अब यहां माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा Ze r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r क्यूब एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, है ना बेटा, ऐसे तो इसे हम सॉल्व कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल, है ना। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, अब इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे एज इट इज बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो यहां पर ये इक्वेशन आया है, इसने यहां पे लिखा है, ये यही हमने लिखा था चार्ज के लिए। अब जब इसको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, नहीं आर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये हमने वॉल्यूम के लिए लिखा था ना आर, तो ये हो जाएगा बेटा आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन। यस सर, बहुत मजा आया सर, हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए। तो अगले पार्ट में बेटा हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।